बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व आलिका व सहाबिका उम्मतिका या हबीबल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से हैं। और ये हमने तो एक मुख्तसर सी और एक पुरवकार तकरीब रखी थी। ड्यू टू कोविड आपको पता है कि थोड़े से इश्यूज़ हमारे चल रहे हैं और बड़ी देर से हम ये प्रोग्राम करना चाह रहे थे, लेकिन इस अनसर्टेनिटी की वजह से जो हमारे मुल्क में है कुछ पता नहीं चलता। हमें सुबह उठें और पता चले कि लॉकडाउन हो गया है। और ये हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं इनके साथ तो ख़ासकर ये हो रहा है, उसके कई मसाइल भी आ रहे हैं। तो इसका सारा ज़िम्मेदार हम हुकूमत को भी नहीं कह सकते। कुछ हमारे में मसाइल हैं जो हम सेल्फ़ डिसिप्लिन का बिल्कुल हम ख्याल नहीं करते और हर चीज़ जो है हम नसीब में और किस्मत पे डाल देते हैं, जबकि अल्लाह ताला को नजीर में फरमा रहा है कि लईसल इंसान इल्ला मा सा। इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। तो हम कोशिश में बहुत पीछे रह जाते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, आप लोग तशरीफ़ लाए और मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है। और सबसे ऑनर की बात मेरे लिए इसलिए भी है कि यहाँ पे दो ऐसी शख्सियात तशरीफ़ रखती हैं जिनमें से एक का तल्लुक़ उस इदारे से है जहाँ पे मुझे भी पढ़ने का शरफ़ हासिल हुआ। मेरी मुराद प्रोफेसर रज़ाउल्लाह हैदर साहब, मुल्क के नामवर शायर, सदारती अवार्ड याफ्ता, प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज उकाड़ा। सर थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ़ लाए। और दूसरी एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने उस टाइम पे मुझे उस रास्ते पे चलना सिखाया जब शायद मैं इतना मैच्योर भी नहीं था। अब कह सकते हैं कि मैट्रिक ऐसा लेवल होता है कि आपको अपनी डायरेक्शन का सही तरह से पता नहीं चलता। तो मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं अपने किसी प्रोग्राम में उस शख्सियत को ज़रूर बुला सकूं जिनसे मैंने तालीम हासिल की है। और आज मुझे खुशी है इस बात की कि मैं कामयाब हुआ। अल्लाह ताला ने ये इज़्ज़त दी मुझे कि उनमें से एक शख्सियत यहाँ पे बैठी हैं। मेरी मुराद सर गुलाम दस्तगीर साहब, असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिन डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी। सर थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ़ लाए। बाकी मेरे और दोस्त बैठे हैं, सलमान कुरैशी साहब हैं, सर थैंक यू। नदीम जाफरी साहब थैंक यू वेरी मच। चौधरी अब्दुल मजीद साहब, इनको हमने रिक्वेस्ट की तशरीफ़ लाए। मिस असमा बैठी हैं, प्रिंसिपल एजुकेटर स्कूल, थैंक यू वेरी मच मैम। खालिद चौधरी साहब हैं। खालिद चौधरी साहब का नाम मैंने जानबूझ के एंड पे रखा है कि ये मेहमान होने के साथ साथ मेज़बान भी हैं। कि जब हम यहाँ पे ये पहले ई लाइब्रेरी में प्रोग्राम किया करते थे तो अनफॉर्चुनेटली वो ई लाइब्रेरी बंद हो गई ड्यू टू सर्टन रीज़न्स। ये ओवरऑल यहाँ पे हम कोई ऐसी बात तो नहीं करना चाहते, लेकिन बदकिस्मती है कि बहुत सारे हमारे प्रोजेक्ट स्पेशली जो हमारी कौम की बेहतरी के लिए होते हैं वो अक्सर सियासत की भेंट चढ़ जाते हैं। तो और जगह के ऊपर हम उस तरह से काट नहीं लगाते, लेकिन इस तरह की चीज़ों के ऊपर हम शायद बजट का आंसर कह लें, कुछ भी कह लें, तो वो बंद हो गया। तो इन्होंने हमें मोस्ट वेलकम कहा यहाँ पे और ये जगह हमें यहाँ पे दी और आज हम यहाँ पे बैठ के ये हमारा एक पहला प्रोग्राम है। अभी आप देख रहे होंगे कि इसको हमने प्रॉपर उस तरह से तो नहीं तैयार कर सके, लेकिन हम चाह रहे थे कि इस चीज़ को हम मज़ीद लेट ना करें, तो ये साथ साथ चीज़ें होती रहेंगी। बाकी यहाँ तक मैंने अपने टीचर्स के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार किया, इसकी एक बड़ी वजह है। मेरा ईमान है कि जो तालीम आपको अपने उस्ताद का रिस्पेक्ट करना या अदब करना नहीं सिखाती, वो आप ज़हन में रख लें कि वो तालीम आपको कभी भी काबिल इज़्ज़त नहीं बना सकती। यहाँ पे मैं आपको इब्न इंशा, बड़ा नाम है हमारे उर्दू अदब में, आप बुक्स में भी उनके बारे में पढ़ते रहते हैं। वो बताते हैं कि एक दफ़ा एक कॉन्फ्रेंस में गए टोक्यो यूनिवर्सिटी जापान। तो यहाँ मैं ये ऐड कर दूँ कि जितने भी मुल्क तरक्की याफ्ता हैं, जो हम समझते हैं कि बड़ी तरक्की कर ली है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के साथ साथ एक चीज़ आप कामन देखेंगे। वो कामन क्या चीज़ होगी कि वहाँ पे उस्ताद का एक मकाम है, वहाँ पे उसकी रिस्पेक्ट है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे अपने मुआशरे में उस तरह से अपने असातिज़ा की रिस्पेक्ट नज़र नहीं आती। और आप ये देखेंगे कि मैंने आज ख़ास तौर पर अपने गेस्ट जो बुलाए हैं सारे एजुकेशन से तल्लुक़ रखते हैं। और आप लोग जो सामने तशरीफ़ रखते हैं आप भी एजुकेशन से ही तल्लुक़ रखते हैं, कुछ पढ़ाने वाले और कुछ पढ़ने वाले। वैसे तो इंसान सारी ज़िंदगी स्टूडेंट रहता है। वो कहते हैं कि जब टोक्यो यूनिवर्सिटी में मैं गया, वहाँ पे एक सेमिनार था। वो सेमिनार जब ख़त्म हुआ तो हम लोग एक वहाँ पे टोक्यो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, उनके साथ
मैं बाहर लॉन में खड़ा गप लगा रहा था, तो हमने देखा कि कुछ लड़के जो पीछे से गुजर रहे हैं वो जंप लगा के गुजर रहे हैं। तो हमें ये चीज़ बड़ी अजीब लगी कि ये बच्चे हमारे पास से जंप लगा के क्यों गुजर रहे हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आई, तो मैंने उन प्रोफेसर साहब से पूछा कि जी ये बच्चे हमारे पास से आके पीछे से सही तरह से चलते आ रहे हैं, हमारे पास से जंप लगा के क्यों आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि सूरज की वजह से हमारा साया पीछे पड़ रहा है, तो वो इस साए के ऊपर पाँव नहीं देना चाहते, इसलिए वो जंप लगा के गुजर रहे हैं। तो इस तरह का एक उस्ताद का मकाम जब मुआशरे में हो तो यकीन करें वो ना तो कौम पीछे रह सकती है, ना वो मुल्क पीछे रह सकता है। तो ये हमारा बेसिक गोल होना चाहिए अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये एक बेसिक सी चीज़ है। इसके बाद मैं थोड़ी सी आपसे गपशप लगाऊंगा। आप लोगों का रोज़ा भी हम इसको लंबा नहीं करना चाह रहे, हमारा प्लान भी यही था कि हम इसको घंटे डेढ़ का रखेंगे। तो थोड़ी सी गपशप के बाद मैं फिर आपसे थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन कराऊंगा मोरालिटीज़ का। और लास्ट ईयर में जो हमारी परफॉर्मेंस रही, गो कि वो पूरा साल तो नहीं था, 4 to 5 मंथ से ड्यू टू कोविड बंद हो गया सारा सिस्टम, तो उसमें जो हम कर सके, अपना रोल प्ले कर सके सोसाइटी की बेहतरी के लिए, वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। तो आप लोग एक्टिव है ना? पक्की बात है, कोई टेंशन तो नहीं है? अच्छा, खुश कितने लोग हैं आज? जो खुश हैं ज़रा हाथ ऊपर करें। सारे खुश हैं? अच्छा, कह सकते हैं स्माइलिंग फेसेस हैं, लेकिन मैं जिस खुशी की बात कर रहा हूँ उस खुशी की तलाश में आपको पूरी दुनिया नज़र आती है। तो कौन सा बंदा है जो खुश नहीं होना चाहता? कोई है दुनिया में? सारे खुश रहना चाहते हैं, लेकिन आपको अपनी सराउंडिंग में कितने लोग खुश नज़र आते हैं? कभी गौर किया आपने? हर बंदा किसी न किसी परेशानी में मुब्तला है। एक्चुअली हम खुश नहीं हैं, ये हम एक इजहार तो कर देते हैं। वो एक माशाल्लाह से बीइंग मुस्लिम हमारा एक जवाब बड़ा ज़बरदस्त है, ये भी एक मोटिवेशन होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। तो लेकिन उसके पीछे एक बड़ी फिल्म चल रही होती है। तो बी रियलिस्टिक, प्रैक्टिकल, क्योंकि ये चीज़ आप जहन में रखें कि जब तक अपनी गलती तस्लीम नहीं करता तब तक वो तौबा नहीं कर सकता। क्योंकि तौबा के लिए शर्त है कि आप अपनी वीकनेस को, अपनी गलती को, अपनी गुनाह को तस्लीम कर लें, वरना तो आप जब गलती तस्लीम ही नहीं करेंगे तो तौबा किस बात की। तो मेरी कोशिश होती है कि प्रैक्टिकल बातें, प्रैक्टिकल चीज़ें अपने ऑडियंस से शेयर करूं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम हैप्पी नहीं हैं इन रियलिटी। हम इजहार ज़रूर करते हैं, लेकिन उसकी वजूहात हैं, कभी उसके ऊपर हम गौर शायद इस वजह से नहीं करते कि हम इस चीज़ को मानते ही नहीं हैं कि मैं ना खुश हूँ। उसको भी शायद हम एक कम्प्लेक्स फील करते हैं। लेकिन मैं आपसे, वैसे तो बहुत सारे इसके आंसर हो सकते हैं, जो मेन इशू है वो है कि हम में शुक्रिया कहने की जो आदत है वो नहीं है। अगर मैं आपको स्टार्ट से कर लूँ तो पहले मैं आपको खुशी का एक फार्मूला बताता चलता हूँ। इसका भी जैसे आप मैथ में फार्मूले पढ़ते हैं, साइंस में पढ़ते हैं, खुशी का भी एक फार्मूला है। वो क्या है कि जो चीज़ आपके पास है उसको चाहना और जिसको चाहते हो उसको अपने पास रखना। बड़ा सिंपल है। इसके ऊपर आप गौर करेंगे तो आपको समझ आएगी कि जो चीज़ें हमारे पास हैं उनकी कदर नहीं है, और जिनको हम चाहते हैं थोड़े ही अरसे के बाद उसकी कदर भी कम हो जाती है। मैं थोड़ा सा लाइफ साइकिल के लिहाज से प्रैक्टिकल एक चीज़ आपसे शेयर करूँगा कि जब हम बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, पहले तो हमारे पास साइकिल नहीं होती। हमारी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये होती है कि साइकिल मिल जाए तो मैं बहुत खुश हूँगा। ऐसा ही है जी, स्पेशली जो स्टूडेंट्स पीछे बैठे हैं। साइकिल मिल जाती है, इंसान खुश होता है, लेकिन कितनी देर? महीना, 2 महीने, 3 महीने। उसके बाद कहता है कि यार सारे दोस्तों के पास मोटरसाइकिल है, मुझे मोटरसाइकिल मिल जाए तो मेरी मेन खुशी मुझे मिल जाएगी, फिर मैं परेशान नहीं होगा। मोटरसाइकिल मिल जाती है, वो खुश होता भी है, लेकिन कितनी देर? 2 से 3 महीने। और तब तक वो मोटरसाइकिल जब बाहर जाती है वापस आके भी कपड़ा लगता है, बड़ी साफ़ की जाती है, और जाने से पहले भी बड़ी चमकाई जाती है। और फिर वो टाइम भी आता है कि इंसान उतनी कुछ सीट पे कपड़ा लगाता है जहाँ पे बैठना होता है। अगर किसी ने पीछे बैठना है तो वो खुद उसके ऊपर कपड़ा लगाए, फिर उसकी अहमियत कम हो जाती। ऐसा क्यों होता है? इससे आगे आ जाएं। फिर हमारी होती है कि अब मैं ये डिग्री कर रहा हूँ, ये डिग्री मुझे मिल जाए
तो मेरी सबसे ज़िंदगी का मकसद पूरा हो जाएगा। कामयाब होता है इंसान, मेहनत करता है, डिग्री मिल जाती है, लेकिन चंद दिन के बाद वो डिग्री की खुशी गायब हो जाती है, क्योंकि अब जॉब के पीछे है। उसके बाद सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या होती है कि या अल्लाह जॉब मिल जाए तो मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, जॉब मिल जाती है, इंसान खुश होता है कितनी देर, महीना 2 महीने, डिपेंड करता है, कई तो 15 दिन के बाद ही उसे तंग आ जाते हैं। और क्या कहते हैं, सुबह जब उठना पड़ता है, आज फिर जागना पड़ेगा, छुट्टी नहीं है, अब फिर जाना पड़ेगा। ओ भाई शुक्र कर, तू उठ गया है। कितने लोग हैं जो बेचारे उठना चाहते थे, आज नहीं उठे। तेरे पास कहीं जाने के लिए जगह है, लेकिन ऐसा नहीं है। और जब नया साल आता है तो सबसे पहले हम कैलेंडर को देखते हैं, और कभी कोई छुट्टी संडे को आ जाए तो सर पकड़ के बैठ जाते हैं, यार ये तो ज़्यादती है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये हमारी ख्वाहिशात हैं, शुक्रिया अदा करने की ना आदत जो है, ये हमें आगे लेके जा रही है। अच्छा, उसके बाद हमारी खुशी फिर कंडीशनल हो जाती है। फिर हम कहते हैं कि या अल्लाह मेरी शादी हो जाए तो मैं बहुत खुश हूँगा, और फिर जिससे मैं चाहता हूँ उससे हो जाए, फिर तो मेरी ज़िंदगी की कोई टेंशन है ही नहीं। और वो खा लड़का है या लड़की है, एक प्रैक्टिकल अप्रोच है। उसके लिए अगर पेरेंट्स कह दें कि बेटा ये रिलेशन ठीक नहीं हो सकता, आप यहाँ पे नहीं, वो कहते हैं जी आपको पता ही नहीं है, मुझे पता है, मेरी ज़िंदगी का मकसद ही इसके साथ है। दोनों साइडों पे ये बात होती है, आपको पता ही नहीं है, आप लाइफ तो मैं गुजारना चाहता हूँ। चलें जी, पेरेंट्स तंग आके वो शादी भी कर देते हैं, फिर वो खुश होता है कितनी कुछ देर, और आफ्टर फ्यू मंथ्स वो कह रहा होता है कि जिससे तुम अकेला ही अच्छा था, नए दाव में पड़ गया हूँ। ये प्रैक्टिकल बातें हैं कि नहीं हैं जो हम फेस करते हैं? क्या बात है, क्या क्यों ऐसे होता है? अच्छा, फिर जब शादी नहीं हुई होती, सारा दिन कंपनी के जो पैकेज है ना, वो कंपनी कहती मेरा सबसे अच्छा कस्टमर ही ये है, तो सारे पैकेज इस्तेमाल ही वो होते हैं, और जो रातों के स्पेशली पैकेज दिए हुए हैं वो आम बंदे के तो इस्तेमाल में नहीं होते। तो वो पैकेज सारे वो जो इस एज में लोग होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, जब शादी हो गई फिर कोई घर बात करने को दिल ही नहीं करता, फिर घर से कॉल आ जाए तो आगे से मैसेज होता है जी बिज़ी, कॉल यू बैक, ठीक है जी, और फिर वो कभी नहीं होती। और घर जाते हुए शुरू में तो वो ज़रूर पूछता है हाँ जी कैसी हो, खुश हो, कोई चीज़ तो नहीं चाहिए, लेकिन आफ्टर फ्यू मंथ्स कुछ नहीं। क्या पूछता है इंसान? कोई बिल तो नहीं आया, कोई फ़ी की स्लिप तो नहीं आई, उसका हालचाल कुछ नहीं है। वो एक सेशन में मैंने ये बात की तो एक साहब खड़े हो गए, वो मुझे कहते कि सर एक बात करनी है। मैंने कहा जी ज़रूर करें, मैं इतना बोल रहा हूँ तो आप भी बोल रहे हैं, आपका राइट है। तो कहते जी हम उनसे कैसे पूछें हाँ जी खुश हो? तो मैंने कहा जी क्या हर्ज है? कहते जी हमें पता है आगे से जवाब क्या आना है। तो मैंने कहा जी क्या आना है? कहता जी उसने यही कहना है तेरे साथ और खुश। तो ये रियलिटी है, और भैया हमने किया ही ऐसे है, क्योंकि हम इस चीज़ को कभी फोकस ही नहीं करते कि ये भी मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद है। अच्छा, शादी हो गई, कुछ अरसे के बाद क्या होता है, फिर हमारी खुशी ख़त्म हो गई, फिर हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो या अल्लाह मेरे साथ फ़लाँ की शादी हुई थी, 2 बच्चे हो गए हैं, मेरे पास अभी बच्चा कोई नहीं, तो बच्चे के लिए दुआ की जाती है। जाहिर है कि बच्चों औलाद हर इंसान की ख्वाहिश होती है, और उससे बड़ी खुशी भी कोई नहीं। अल्लाह ताला औलाद दे देता है, फिर वो बहुत खुश होता है। लेकिन आफ्टर सम टाइम, आपको तो ये एक्सपीरियंस हुआ है ना, कोविड में जब स्कूल बंद रहे हैं तो बच्चों की कैसी कैसी कंप्लेंट्स आई होंगी उनके वालिदैन की कि हमारी जो जान अज़ाब में डाल दी है स्कूल बंद करके। हर घर में होता है ना ऐसे कि किन चक्करों में डाल दिया, स्कूल वाले जो थे ना वो उन्होंने काबू करके रखा हुआ था। अच्छा, फिर क्या हमारा शिकायत हमारी क्या होती? शुक्रिया तो हमने क्या अदा करना कि या अल्लाह ये क्या दे दिया है, सारे ढूंढ के निकम्मे मेरे घर में पैदा किए हैं। वो भाई जब कोई एप्लीकेशन दी थी, जो अल्लाह से दुआ की तो उसमें लिख देता कि या अल्लाह कोई VVIP, कोई PhD करने वाला, कोई मुझे इंटेलिजेंट सुपर इंटेलिजेंट बच्चा दे, तब तो ये था कि या अल्लाह बस दे दे, काला नीला पीला जैसा भी है बस दे दे। अब हो गया है तो अब ये इतराज़ है कि ये इंटेलिजेंट नहीं है, हालांकि वो इंटेलिजेंट भी होता है, वो मसाइल हम में होते हैं, लेकिन हम वो कभी बच्चों को टाइम ही कितना देते हैं, फिर ये शिकायत हो जाती है। तो मुझे आप ये बताएं कि बच्चे से हम शुरू हुए थे, बच्चों पे आ गए हैं, कहीं पे खुशी नज़र आई आपको? कहीं पे भी नहीं, शिकवे ही हैं।
अल्लाह का शुक्रिया नहीं अदा करते कि या अल्लाह मुझे क्या दिया है, वो मेरे साथ वालों को इतना कुछ दे दिया। तो ये वो चीज़ें हैं। अब इसका हल क्या है? असल चीज़ तो हल है ना, ये तो प्रॉब्लम्स हैं। अगर हम इसी अप्रोच के साथ रहेंगे तो ये याद रखें, आप प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी बन जाएंगे तो आप फिर भी खुश नहीं होंगे। आप आफ्टर 1-2 मंथ्स उससे भी तंग आ जाएंगे कि क्या ज़िंदगी है, कोई आज़ादी नहीं है। तो इसका एक ही हल है। वो हल क्या है कि शुक्रिया अदा करना सीखें। आज मेरा आपसे एक छोटा सा मैसेज है। आज आप ये सोचें, बीइंग अ चाइल्ड या बीइंग अ पेरेंट या बीइंग अ एम्प्लॉई ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, आप ये एक चीज़ ज़हन में रख लें कि हम हमेशा दूसरों से एक्सपेक्टेशन रखते हैं, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी को अंडरस्टैंड नहीं करते। आज से आप ये सोचें, बीइंग अ चाइल्ड, कि मैं आज ऐसा क्या करूं कि मेरे वालदैन को, मेरे पेरेंट्स को मेरे ऊपर फ़ख्र महसूस हो। ये आप सोचें और फिर वो ऐसा करें, उसका रिज़ल्ट देखिएगा। बीइंग एन एम्प्लॉई, अगर आप किसी इदारे में जॉब करते हैं तो ये आज आप सोच लें कि मैं आज ऐसा क्या करूं कि मेरा इदारा मेरे से खुश हो जाए। बीइंग अ हस्बैंड, आप ये सोच लें कि आज मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी मिसेस मेरे से थोड़ा और खुश हो जाए, वो मेरा शुक्रिया अदा कर दे। और बीइंग अ मिसेस, आप ये सोच लें कि आज मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा खामंद घर आए तो वो मेरे हैप्पी फील हो। और मज़े की बात यह कि जब आप अपनी मिसेस को थोड़ा भी खुश करते हैं, एक फ़ायदा भी होता है, एक नुकसान भी होता है। फ़ायदा क्या होता है कि नई नई डिशेज़ आपके लिए बनती हैं, वो बड़े शौक़ से बनाती है। नुकसान क्या होता है? जेब पे नज़र होती है फिर कि अब नया खर्चा क्या करवाना है। तो ये चीज़ें आपने मेंटली ये चीज़ें जहन में रखनी है। तो जब तक आप शुक्रिया अदा करना नहीं सीखेंगे, शुक्र करना नहीं सीखेंगे, आपकी ज़िंदगी में खुशी नहीं आ सकती। आप जहाँ मर्ज़ी पहुँच जाएं। अच्छा जी, एक मुझे चीज़ दिखाएं, कितने लोग हैं जिनकी ये फिंगर इस तरह से मूव करती है? सारों की कर रही है। लेकिन कभी इसका एहसास किया आपने? हमारे एक दोस्त थे, उनका एक्सीडेंट हुआ, उनकी ये वेन आर्म की डैमेज हो गई और उनकी ये फिंगर की मूवमेंट जो है वो स्टॉप हो गई। डॉक्टर्स ने कहा कि जिसका ऑपरेट होगा और कम से कम 1.5 लाख रुपया इसका एक्सपेंस आएगा। वो उसका ऑपरेट हुआ, वो एक्सपेंस हुआ। अच्छा, उसके बाद कोई आफ्टर 1 मंथ या 2 और 3 वीक्स उसकी फिंगर ने थोड़ी सी ऐसे, अभी पूरी मूव नहीं किया। वो बंदा इतना हैप्पी, सारे दोस्तों को फ़ोन करके कह रहा है कि यार शुक्र है मेरी उंगली ना थोड़ी थोड़ी हिलना शुरू हो गई है। अच्छा, हमारी क्योंकि हिल रही है, बगैर किसी वजह के हिल रही है, कोई अहमियत ही नहीं, पूरा बाजू हिल रहा है। और वो तब आप देखें कि वो थोड़ी सी, जिसको भी मिल रहा था, यार देखो मेरी उंगली हिल रही है। आप ये ज़हन में रख लें कि अगर नहीं हिल रही ना तो 1.5 लाख का। तो इसलिए हर चीज़ जो आपको अल्लाह ने दी है उसकी कदर करनी सीखें और उसका शुक्र अदा करना सीखें। ये तो होगी खुशी के वाले से। अब एक थोड़ी सी चीज़, क्योंकि आप भी तालीम से तल्लक़ रखते हैं, काबिल एहतराम असातिज़ा भी तशरीफ़ रखते हैं, आज हम लोग पीछे हैं। हम इन चीज़ों का बहुत नाम लेते हैं कि जी अंग्रेज़ ने यहाँ पे सड़कें बनाई थी, बहुत कमाल की बनाई थी, वैसी आज तक नहीं बनी। पुल बनाया था जी, तब का सही खड़ा है, उसके बाद हमने 3 बनाए थे, तीनों गिर गए हैं। अच्छा, उसने किए काम ऐसे, लेकिन एक चीज़ आपसे छीन ली। क्या मुझे आपको बता सकते हैं कि उसने कोई अच्छा रिसर्च सेंटर भी यहाँ पे बनाया हो मुल्क में? आप आगे, आपको वो नंबर गेम में डाल के चला गया, डिग्री, नंबर, नॉलेज हम कहीं भूल गए। तालीम आपको कभी भी तरक्की याफ्ता नहीं बनाती, ये आप ज़हन में रख लें। तरक्की याफ्ता होने के लिए नॉलेजेबल होना ज़रूरी है। कुरान और हदीस में जितना को मुझे पढ़ने का मौका मिला है, मुझे तो वहाँ एजुकेशन का, तालीम का लफ्ज़ ही नज़र नहीं आया। वहाँ पे एक ही लफ्ज़ मिलता है, नॉलेज, इल्म। तो तालीम एक प्रोसेस है टुवर्ड्स नॉलेज। जब तक तालीम के साथ तरबियत नहीं आएगी, अदब नहीं आएगा, आप नॉलेजेबल नहीं होते। वरना आप देख लें कि हमारे एजुकेटेड जो लोग हैं, अच्छे भले पढ़े लिखे, अच्छी डिग्रियां हैं उनके पास,
किसी बड़े से बात करने की तमीज़ नहीं है। एक उस्ताद का क्या मकाम है उसका कोई पता नहीं है। छोटों से बात कैसे करनी है कोई पता नहीं है। अब किसी भी रोड पे चले जाएं, सबसे पहली टेंशन जो आपको मिलती है वो ट्रैफिक है। ये ऐसा नहीं है कि सारे अनपढ़ लोग हैं, बड़े बड़े एजुकेटेड लोग आपको नज़र आते हैं। एक गाड़ी में एक बंदा बैठा है, आप कभी उसकी क्वालिफिकेशन तो पूछें, मास्टर्स है जी, कुछ चीज़ खा रहा है, रैपर बाहर फेंक रहा है। हालांकि तालीम तो बनीशल सी है कि सफाई निस्फ ईमान है, वो सफाई किधर है? अगर आप नॉलेजेबल हैं, आपको पता है कि सफाई निस्फ की ईमान है, आप कभी ये रैपर बाहर नहीं फेंकेंगे। और नॉलेजेबल होने के लिए ज़हन में रखें कोई डिग्री होना ज़रूरी नहीं है, नॉलेज आपके करैक्टर से रिफ्लेक्ट होता है। तो इसमें मैं समझता हूँ कुछ असूर बदकिस्मती के साथ सर हमारे इदारों का भी है। हमने वो A+ ग्रेड और 100% मार्क्स, वो भाई कोई मशीनें थोड़ी हैं कि जिस फार्मूला लगा दिए 100 में से 100 ही आने हैं। नॉलेज किधर है? कंसेप्ट्स नहीं है, ऐसा नहीं। अब हम कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोज़गारी है। बेरोज़गारी कोई नहीं है, इदारों को अच्छे लोग नहीं मिल रहे हैं, हम डिग्रियां उठा के फिर रहे हैं। वजह क्या है? हमने एजुकेशन दे दी, A+ ग्रेड दे दी है, डिग्रियां हमारे पास हैं, इंटरव्यू हम कंडक्ट करते हैं, पल्ले कख नहीं है। किताब के अलावा कुछ पूछ लें, कुछ पता ही नहीं। क्या ये नॉलेज का लेवल है हमारा? एक काम उसने और किया, अंग्रेज़ ने हमें सड़कें दे गया, जो मैंने आपको पहले बात की, गुलाम ज़हनी तौर पे हमें बना के गया। वो आज भी हम भागते हैं बाहर आला स्टडी के लिए, वहाँ भी उसका एक गेम प्लान है। वो हमें स्कॉलरशिप भी देता है। वो स्कॉलरशिप इसलिए नहीं देता कि हमसे बहुत मोहब्बत है उसको, वो हमारी क्रीम चाहता है, जो शाइनिंग स्टार है वो वहाँ चाहता है। और आप अपना एनालिसिस कर लें, जितने आपके लोग PhD के लिए, हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाके पढ़ते हैं, कितने लोग वापस आते हैं? जो थोड़े वहाँ पे निकम्मे होते हैं वो तो आ जाते हैं, वो बेचारे फिर यहाँ फारिग फिरते हैं। जो अच्छे रिसर्च वाले, जो कुछ करने वाले लोग हैं, वो उनको वहाँ पे इतनी अच्छी ऑफ़र देता है कि वो वापस नहीं आते। और हम एक तरफ रोने रोते रहते हैं कि हम आगे नहीं बढ़, आगे बढ़ेंगे कैसे? आपको अपनी यूथ पे वर्क करना पड़ेगा, उनको नॉलेज देना पड़ेगा। इस्लाम ने इंसान को 2 टूल्स दिए हैं, वो सिंपल से टूल्स हैं। एक तो अब तक हम उसी को यादा पढ़ते रहे, हम सिर्फ एक ही टूल पे रहे, और ये दूसरा टूल भूल गए। वो टूल क्या था कि इंसान क्या है जी, जानवरों में इंसान में फ़र्क क्या है? क्या फ़र्क होता है जी? आप लोगों का जवाब होगा जी अकल दी है इंसान को, जानवरों को नहीं दी। ये पूरा जवाब ही नहीं है। विजडम भी दी और नॉलेज भी दिया। फरिश्तों से मुमताज़ करने वाली चीज़ इंसान को नॉलेज था। अल्लाह ने इंसान को वो नॉलेज दे दिया, उन चीज़ों को फरिश्तों को नहीं दिया था, तो इसलिए इंसान की प्रायोरिटी हो गई। हम एक चीज़ आप और दिन में रख लें कि अगर आप विजडम भी कह रहे हैं तो बगैर नॉलेज के आपकी विजडम कभी बेहतर नहीं हो सकती। दिमाग है ना, तो एक बच्चे के पास भी है। वो बच्चा छोटा होता है तो वो शीशे की तरफ देख के क्यों लड़ता है? जब आईने में खुद को देखता है तो मारता है कि भाई कोई और चीज़ है। जब उसको नॉलेज आता है तो उसका विजडम का लेवल बढ़ता है, फिर वो हटता ही नहीं है आईने से, उसके बाल ही ठीक नहीं होते, उसको पता है ये मैं ही हूँ। ये फ़र्क है। तो विजडम और नॉलेज, ये दोनों टूल्स पे जब तक हम काम नहीं करेंगे, यकीन करें हमारे आने वाली नस्लें भी यही रोना रोती रहेंगे जो हम रो रहे हैं। मेरी कुछ बातें शायद कुछ लोगों को लगती हों कि ये मायूसी वाली हैं, कह सकते हैं आप, लेकिन प्रैक्टिकल है, उसको जुटला नहीं सकते। आज भी हमारे पास अपने पुराने हीरोज़ पे बात करने के लिए कुछ है, नए क्या है आपके पास? इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने जो कर दिया, कायद आज़म मोहम्मद जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने जो कर दिया, उसके बाद क्या है आपके पास? हर इदारा आपका धक्का स्टार्ट है। किसी इदारे में आप खुद एक्सपेरिमेंट कर लें, किसी इदारे में आप चले जाएं और खुश होकर बाहर निकल आएँ। 5 साल ज़हन में आप ना वो बुरी बातें सोच के आएंगे कि इधर तो ना ही आना पड़े। वो हम में से लोग हैं, हमें लोग इसका पार्ट हैं। तो या तो फिर ये हो कि हम हर तकरीब में बस पुराने वो हमारे जो लोग हैं, हमारे आबा अजदाद हैं, उन्होंने अच्छा किया, उन्होंने बहुत अच्छा किया, आज हम यहाँ बैठे हैं, आज़ाद सांस ले रहे हैं। लेकिन क्या हमारी ड्यूटी ख़त्म हो गई? हमने इस मुल्क का हाल क्या कर दिया है? आगे बढ़े हैं या पीछे चले गए हैं?
तो प्रैक्टिकल हो के, जब तक मैंने पहले कहा आप अपनी गलतियों को नहीं देखेंगे आप कभी ठीक ही नहीं होंगे। तो इसलिए पहले हमें अपनी गलतियों को देखना है, इसके ऊपर काम करना है। तो मैं ये चाहूँगा कि हमारे जो एजुकेशनल इदारे हैं वो भी इसके ऊपर अपना रोल प्ले करें। बीइंग अ पेरेंट्स हमने गलत सोच लिया है, स्पेशली जो हमारे मुआशरे का मर्द है वो समझता है कि मेरा काम सिर्फ़ और सिर्फ कमा के बच्चों को देना है और बस। हालांकि ऐसा नहीं है। वो बच्चा आपका है, आपने ही उसको कामयाब बनाना है। अब सारा कुछ स्कूल पे नहीं छोड़ सकते। एक वो बच्चा जिसको आप घर पे कुछ टाइम नहीं देंगे वो स्कूल में भी अच्छा नहीं हो सकता। हर रिलेशन की एक लिमिटेशंस हैं। तो दूसरी चीज़ मैं आपसे ये कहता हूँ कि बच्चों के ऊपर जो आप पैसा खर्च करते हैं वो आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है। कुछ लोग समझते होंगे वो आपका एक्सपेंस है। तो आपको पे बैक इन्वेस्टमेंट करती है, एक्सपेंस नहीं करता। तो इन्वेस्टमेंट क्या है? बच्चों को टाइम देना। तो बच्चों को टाइम देंगे तो फिर ही आप उनसे एक्सपेक्ट करेंगे। आज कितने पेरेंट्स हैं जिनकी ये शिकायतें हैं, हम ये करते हैं, लोग हमारे पास आते हैं कि बच्चे टाइम ही नहीं देते। भाई जो बोया है वही काटेंगे। हमने बच्चों को टाइम देना सिखाया ही नहीं। आज मैं अपने बच्चों के साथ बैठ के खाना नहीं खाऊंगा, उनको टाइम नहीं दूंगा, तो उनकी हैबिट में ये चीज़ शामिल नहीं है। मोटिवेशन अल्फाज से नहीं होती, ये करैक्टर से होती है। और चिल्ड्रन जो हैं डोंट एक्ट ऑन एडवाइसेस, दे फॉलो एक्शंस। अगर आप खुद सोए हुए हैं और बच्चे को कह रहे हैं कि बेटा उसके नमाज़ पढ़ लो, वो शायद आपके कहने पे पढ़ भी लेगा, लेकिन वो एक सी चीज़ ज़रूर ज़हन में सोचता है कि अगर इतनी इंपॉर्टेंट होती तो खुद क्यों नहीं पढ़ रहे। उसकी ऑपोजिट साइड पे अगर आप खुद पढ़ते हैं तो बच्चा भी आपके साथ मसले के ऊपर खड़ा होता है। तो ये मेरा एक छोटा सा पैगाम था। आई होप कि कुछ ना कुछ इससे लर्न आपने ज़रूर किया होगा। अब मैं आपसे थोड़ा हमारी जो परफॉर्मेंस थी पिछले साल में जो हमने 4 to 5 मंथ्स में की है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। एक तो मैं थोड़ा मिस ने कहा कि इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन भी दे दें। मोरालिटीज़ बेसिकली लाइफ कोचिंग सेंटर है। आप जितना कुछ भी कर रहे हैं बॉडी के लिए कर रहे हैं। आप अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, आप जिम जा रहे हैं, यही कुछ करते हैं ना। जितना कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हैं ये हार्डवेयर के लिए है। इंसान 2 चीज़ों पे मुश्तमिल है, एक हार्डवेयर, एक सॉफ्टवेयर। ये जो मोबाइल है इसका हार्डवेयर अगर ऊपर से थोड़ा डैमेज भी हो जाए, इसका सॉफ्टवेयर ठीक है तो ये आपके लिए यूज़फुल है। लेकिन आप इस हार्डवेयर को जितना मर्जी नया रख लें और सॉफ्टवेयर में थोड़ी सी भी गड़बड़ पैदा हो जाए तो ये आपके किसी काम का नहीं होता। ऐसा ही है। हमने कभी गौर किया कि इंसान को अल्लाह ताला ने 2 चीज़ों से बनाया है, एक बॉडी और एक रूह। रूह हमारा सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, बॉडी हार्डवेयर है। और हार्डवेयर को अल्लाह ने मिट्टी से बनाया है और इसकी सारी खुराक का तल्लक भी मिट्टी से ही है। आप जो पहन रहे हैं एट द एंड उसका तल्लक मिट्टी से है, आप जो खा रहे हैं उसका तल्लक मिट्टी से है, इसकी ग्रोथ भी मिट्टी से ही है। इसके लिए तो हम सारा कुछ कर रहे हैं। अपने सॉफ्टवेयर के लिए क्या कर रहे हैं? आपका जो हार्डवेयर है वो आपके सॉफ्टवेयर के ताबे है। ये बाजू मूव करता है किसी भी तरफ, इस सॉफ्टवेयर से इंस्ट्रक्शन आती है तो करता है। कहीं पे आपने जाना है, पहुंचना है, ये मेंटली आपको तैयार करेगा तो आप जाएंगे, अदरवाइज़ नहीं जाएंगे। कभी हमने इसके ऊपर गौर नहीं किया। हम लोग मायूस, नाकाम इसलिए हो जाते हैं कि हम सिर्फ हार्डवेयर को यूज़ करते हैं, सॉफ्टवेयर को यूज़ नहीं करते। हमारे यहाँ ट्रेंड नहीं है इन चीज़ों का। क्या ये कितनी बदकिस्मती की बात है। हमने कोई छोटा सा प्रोजेक्ट बनाना हो तो बाहर की फर्म्स हायर करती हैं, लेबर हमारी, वो फर्म्स क्या करती हैं? सिर्फ कंसल्टेंसी देती हैं और अरबों डॉलर ले जाती हैं। हम आज भी ट्रकों के ट्रक आलू बाहर भेज रहे हैं और वो एक ट्रक आलू को जाता है तो इतने से डॉलर आते हैं मुल्क में, और वो लोग इतनी सी चिप बनाते हैं और हमें इतने रुपए देने पड़ते हैं। क्यों? हम रिसर्च नहीं कर रहे, हम डिग्रियों के पीछे पड़े हैं, नॉलेज को छोड़ दिया है। नॉलेज के लिए ज़रूरी है कि रिसर्च हो, तरबियत हो, जो आप कुछ आपके पास है वो आपकी पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्शन दे, आप कुछ कर सकें। बदकिस्मती है ना कि आप उसी आलू से
एक 10-20 रुपए का आप लेज़ का लेते हैं पैकेट, जिसमें आधा आलू भी नहीं होता पूरा। और अगर आप कॉस्ट निकाल लें, क्योंकि मैंने फूड टेक्नोलॉजी भी पढ़ी है, एक पैकेट के ऊपर पैकिंग की और मार्केटिंग की कॉस्ट 2 से 2.5 रुपये है। और यही बड़ी कॉस्ट है। जो उसके अंदर आलू है ना, उसकी कॉस्ट पैसों में होगी शायद, जब आप उसका निकालेंगे तो। और आपको वो 10 रुपये का दे रहे हैं, 8 रुपये अर्न कर रहे हैं। एक वो हमारा फार्मर जो उसके ऊपर 4 महीने 5 महीने इतनी एफर्ट करता है, इतनी लेबर देता है, वो कुछ भी नहीं कमाता। ये सिचुएशन आ जाती है कि वो बेचारे को बाहर फेंकना पड़ता है। हम सर्च नहीं करेंगे तो यही मसाइल होंगे। तो आज का मेरा यही मैसेज है। अच्छा जी, लास्ट जो हमारी परफॉर्मेंस थी उसमें हमने कोई अल्हम्दुलिल्लाह इस कॉमर्स के अंदर 5 एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशंस थे वहाँ पे हमने स्टूडेंट्स और टीचर्स के साथ सेशन किए हैं। और इनमें बड़े अच्छे नाम हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा है, गौतम है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स है, UCMT है, हमारा गवर्नमेंट कॉलेज उकाड़ा है, यहाँ से तशरीफ़ लाए हैं। तो इन इदारों में हमें अल्लाह ताला ने मौका दिया कि हम वहाँ पे जाके अपने स्टूडेंट्स और टीचर्स के साथ सेशन कर पाए। फिर 6 ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जिनकी हमने टीचर्स की ट्रेनिंग करवाई हैं। इनमें एस्पायर कॉलेज पत्तों की है, वहाँ पे हमने टीचर्स की ट्रेनिंग करवाई है। बाकी जो स्कूल्स हैं उनकी टीचर्स की करवाई हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पे जो लोग नए पढ़ के आते हैं उनके टीचर्स ट्रेनिंग करवाते हैं यहाँ पे, और हमने उनको आगे फिर अच्छे इदारों में रेफ़र करते हैं। और जहाँ पे भी हमने अब तक कुछ 3 से 4 हमने एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में अपने वो भेजी हैं टीचर्स, और उनकी हमसे और की डिमांड आई है। लेकिन और हमारे पास क्योंकि बंद था, हमारे पास कोई ऐसी अवेलेबल नहीं थी वैकेंसी, या वो स्टाफ अवेलेबल नहीं था, तो हम वो माजरत कर चुके हैं। अब हम इसको स्टार्ट ले रहे हैं, इंशाल्लाह इसको हम मज़ीद तैयार करेंगे। और उसमें हमारा ये अल्हम्दुलिल्लाह ये भी होता है कि आप अपनी 1 साल की सीनियर टीचर से इसका कंपैरिजन कर लें, क्योंकि मेयर क्वालिफिकेशन इज़ नॉट वर्किंग फॉर टीचिंग। उसके बाद हमने रेगुलर सेशंस किए हैं और रूटीन इश्यूज़ जो हमारे सोशल इश्यूज़ हैं, ये ज़्यादातर हमने गवर्नमेंट ई लाइब्रेरीज़ में किए हैं। ये हमने 6 किए थे, और तकरीबन 300 लोगों को हमने इसके ऊपर ट्रेनिंग्स दी हैं, अपने ख्यालात का इजहार किया है, और उनके साथ ही हमने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं। 8 लोग वो हैं जिनकी मैंने अभी बात कर रहा था, जिनको हमने जॉब इस कोविड की सिचुएशन में की है। जब लोग जॉब खो रहे थे तो हमने ये टीचिंग में, सेल्स एंड मार्केटिंग में और अकाउंट्स में, ये उन कंपनीज़ पे हमने इनको एडजस्ट करवाया जो हमारे से ट्रेंड थे, कि जहाँ पे आम रूटीन के अंदर लोगों को निकाला जा रहा था। उसके बाद हमने कोई सोशल इश्यूज़ के ऊपर, FM के ऊपर, ये तो खैर हमारा कोई साल से पहले का प्रोग्राम चल रहा था, कुछ 20 प्रोग्राम्स किए हैं, जिनमें से कोई तकरीबन 15 एक शख्सियत यहाँ पे बैठी हैं, नदीम मकसूद जाफरी साहब, इनके साथ FM 92 पे किए हैं। और एक और हमारे दोस्त हैं, वो तशरीफ़ नहीं ला सके, 5 से 6 उनके साथ किए FM 105.4 में उकाड़ा में। ये हमारे मुख्तलिफ़ इशूज़ के ऊपर हमने किए हैं। इंडिविजुअल कंसल्टेशंस के ऊपर हमने 5 मेजर हमारे टॉपिक्स थे जिनके ऊपर हमने ज़्यादा वर्किंग किया। नंबर 1 हैप्पी मैरिजेस था। इनमें मैं ये भी मेंशन करूँगा कि 3 हमारे पास इंस्टांस ऐसे आए जहाँ पे डाइवोर्स तक सिचुएशन चली गई थी, छोटे छोटे इश्यूज़ की वजह से, और वो हल अल्हम्दुलिल्लाह आज वो आपस में वैसे ही हैप्पी तरीके से वो अपना, उनका आपस में बॉन्डिंग है। सिर्फ अना मिसकंसेप्शन, छोटे छोटे इश्यूज़ थे जो शायद वो एक दूसरे से शेयर नहीं करना चाह रहे थे। ये भी एक प्रॉब्लम होती है ना, हम कि अगर बाप से प्रॉब्लम होती है तो हम बाप से शेयर नहीं करते, किसी और से जाके करते हैं। तो ये इस तरह के इश्यूज़ थे। स्ट्रेस के ऊपर हमने किए हैं, हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ के ऊपर किए हैं, गुड पेरेंटिंग के ऊपर किए हैं, और बेस्ट वे टू स्टडी ये स्टूडेंट्स के लिए थे, इनके ऊपर हमने किए हैं। कि क्रैमिंग और लर्निंग में फ़र्क क्या है, ये हमारा मेन था। कि क्रैमिंग से आप एक चीज़ें वक्ती तौर पे ज़हन में डाल तो सकते हैं, और अब तो इदारों ने और आसान कर दिया है, ये टर्म सिस्टम और सेमेस्टर सिस्टम इतना कि पढ़ लो, रट्टा लगा लो, उसके बाद ये गए, इससे अगला शुरू हो गया। ऐसे ही है सर। तो इससे हमारा जो एजुकेशन का जो लेवल है वो बहुत नीचे आया है। तो काफ़ी टाइम मैं आप लोगों का ले चुका, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच अगेन कि आप लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाए, मेरे लिए बहुत ही ऑनर की बात है। बाकी ये इदारा आपका इदारा है, आप जब चाहें यहाँ विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।